हर प्रेम कहानी साथ खत्म नहीं होती। कुछ प्रेम ऐसे भी होते हैं जो बिछड़कर अमर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी ही कृति जहां प्रेम का सबसे बड़ा रूप है त्याग। हम्म। इंसानी फितरत हमेशा से ना चीजों पर अधिकार जमाने की रही है। मतलब दुनिया का पूरा ढांचा ही इसी गणित पर काम करता है कि मेहनत के बदले में कुछ हासिल होना चाहिए, है ना? बिल्कुल एकदम सही कहा। हर इंसान यही सोचता है। हाँ, जैसे जब कोई इंसान दिन रात पढ़ाई करता है तो अंत में उसे एक डिग्री मिल जाती है, या जब कोई सालों तक पैसे बचाता है तो एक दिन वो घर खरीद लेता है। हाँ, हर संघर्ष का, हर मेहनत का अंतिम लक्ष्य कुछ न कुछ पाना ही होता है। वही तो, चीजों को अपना बनाना, उन पर अपना नाम लिखवाना और दुनिया को ये दिखाना कि ये मेरा है, सफलता को मापने का ये सबसे आसान और ठोस पैमाना बन चुका है। बिल्कुल। और देखिए, ये इंसानी समाज के विकास का एक बहुत ही स्वाभाविक हिस्सा है। अधिकार जताना इंसान को एक तरह की सुरक्षा का एहसास दिलाता है। सुरक्षा मतलब जिस चीज पर हमारा कंट्रोल है वो हमें सेफ फील कराती है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस चीज पर हमारा नियंत्रण होता है उससे हमें सुकून मिलता है। इसलिए पाने की इस होड़ को ही जीवन की मुख्य प्रेरणा मान लिया गया है। लेकिन ये गणित तब पूरी तरह से फेल हो जाता है जब हम मानवीय भावनाओं की दुनिया में कदम रखते हैं। खास तौर पे तब जब बात प्रेम की होती है। बिल्कुल। अचानक से वो पाने और अधिकार जमाने का जो सारा तर्क है ना, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सफलता और विफलता के जो बने बनाए नियम है वो यहाँ आकर काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, वो नियम प्रेम पर लागू नहीं होते। और इसी उलझन को, इसी द्वंद को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। बुक बातें में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा का जो विषय है वो मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक रचना है जिसका नाम है प्रेम की वेदी। बहुत ही गहरी कहानी है ये। बहुत गहरी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उसके आधार पर ये कहानी अमर और सुमित्रा की है। दो ऐसे लोग जिनका प्रेम बहुत सच्चा है, लेकिन उनकी किस्मत के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। हाँ, नियति उन्हें अलग दिशाओं में ले जाती है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस कहानी के जरिए प्रेम, त्याग और समाज की उन अदृश्य दीवारों का गहराई से विश्लेषण करें जो अक्सर भावनाओं को कुचल देती हैं। और ये कहानी प्रेम की उस आधुनिक परिभाषा को सीधे चुनौती देती है जहां हासिल कर लेना ही प्यार की इकलौती मंजिल मानी जाती है। सही कहा। प्रेम मतलब एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना मधुर लगता है ना, असल जिंदगी की जमीन पर उसे निभाना उतना ही कठिन होता है। ये रचना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। अक्सर हम प्रेम को एक मंजिल मान लेते हैं, एक ऐसी विजय जिसे पा लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, जैसे कोई ट्रॉफी जीत ली हो। बिल्कुल। लेकिन अमर और सुमित्रा की कहानी इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। तो इस कहानी के सबसे गहरे दर्द और त्याग को समझने से पहले मुझे लगता है उस नींव को समझना बहुत जरूरी है जिस पर ये पूरा रिश्ता टिका था। हाँ, वो नींव समझना सबसे अहम है। कहानी में अमर का जो चरित्र उभर कर आता है वो एक बेहद संवेदनशील और आदर्शवादी युवक का है। आदर्शवादी मतलब वो दुनिया को उस चश्मे से नहीं देखता जैसी वो असल में क्रूर और व्यावहारिक है, बल्कि वो दुनिया को वैसी देखता है जैसी उसे अमर एक आदर्श स्थिति में होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमारी सुमित्रा है। सुमित्रा जो अत्यंत शांत, सरल और एक तरह से निस्वार्थ भावनाओं का प्रतीक है। बिल्कुल। उनका ये प्रेम ना कोई ऐसा तूफान नहीं था जो अचानक आ गया हो। ये बहुत धीरे धीरे परवान चढ़ा। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि उनके सपने बहुत ही छोटे और साधारण थे। हाँ, बस एक साधारण सा जीवन एक साथ बिताने की चाहत। हाँ, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं, कोई महलों या सामाजिक रुतबे की चाहत नहीं। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो उनका प्रेम किसी शोर मचाते हुए चट्टानों को चीरते हुए झरने जैसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। हाँ, ये मैदानों में बहने वाली एक बहुत ही शांत गहरी नदी जैसा था जिसमें कोई उफान या शोर तो नहीं होता, लेकिन उसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। ये नदी और झरने की तुलना आपने बहुत ही सटीक किया है यहाँ पर। लेकिन लेकिन इस शांत नदी के साथ ना एक बहुत बड़ी समस्या भी जुड़ी होती है। वो क्या? देखिए, जब एक उफनते हुए झरने के सामने कोई रुकावट आती है तो वो उसे तोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब एक शांत बहती नदी के सामने समाज का कोई बहुत बड़ा बांध आ जाता है तो वो अक्सर उसे तोड़ नहीं पाती। अच्छा। हाँ, वो खामोशी से अपना रास्ता बदल लेती है। या उसी में समा जाती है। बिल्कुल।
अमर और सुमित्रा का ये रिश्ता अपनी सरलता के कारण ही सबसे ज्यादा असुरक्षित था। असुरक्षित कैसे? क्योंकि अमर का जो आदर्शवाद था और सुमित्रा की जो सरलता थी, वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक तो थे। उनके रिश्ते में कोई लेन देन या मुझे इस रिश्ते से क्या मिलेगा वाली कोई भावना नहीं थी। उनका प्रेम भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त था। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। और यहीं पर मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या छोटे सपने देखने वाले लोग दुनिया की इस कठोर सच्चाई के सामने ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं? ये एक बहुत ही कड़वा सच है। मतलब जब इंसान दुनिया से कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा है, वो किसी का हक नहीं छीन रहा है, वो सिर्फ एक छोटे से कोने में अपनी दुनिया बसाना चाहता है, तो क्या ये समाज ऐसे लोगों को कुचलना ज्यादा आसान समझ लेता है? ऐसा अक्सर होता है समाज में। क्या आदर्शवाद असल जिंदगी में एक तरह की ढाल बनने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी बन जाता है? देखिए, इस कहानी में इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण बहुत गहराई से मिलता है। जब इंसान के सपने बहुत छोटे और सिर्फ भावनाओं तक सीमित होते हैं ना, तो वो अक्सर उन बाहरी सुरक्षा कवचों का निर्माण करना भूल जाता है। बाहरी सुरक्षा कवच? हाँ। मतलब? मेरा मतलब है जो इस जटिल समाज में जीवित रहने के लिए अनिवार्य होते हैं। वे कवच क्या हैं? धन, पद, सत्ता और सामाजिक रुतबा। ओहो, हाँ, अमर और सुमित्रा के पास ये सब नहीं था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अपनी एक बहुत ही खूबसूरत, पारदर्शी और आदर्श दुनिया तो बना ली थी, लेकिन वे ये भूल गए थे कि उनकी वो छोटी सी दुनिया इसी कठोर, स्वार्थी और व्यवहारिक समाज के बीचों बीच स्थित है। मतलब आदर्शवाद इंसान को मानसिक रूप से तो बहुत ऊंचा उठा देता है, लेकिन व्यावहारिक जमीन पर वो उसे निहत्ता कर देता है। एकदम सही। अमर के पास प्रेम की गहराई तो थी, लेकिन समाज से लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए होते हैं वो नहीं थे। और यहीं से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जहां भावनाओं का सामना यथार्थ की ठोस दीवार से होता है, क्योंकि समाज कभी भी प्रेम को इतना आसान नहीं होने देता। कभी नहीं होने देता। समाज की दीवार हमेशा सामने आती है। कहानी अपने सबसे क्रूर मोड़ पर तब पहुंचती है जब सुमित्रा का विवाह किसी और से तय कर दिया जाता है और अमर कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अमर के पास देने के लिए सिर्फ अपना सच्चा प्रेम है। हाँ, उसके पास न तो धन है और ना ही कोई सामाजिक ताकत। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि जब भी दो लोगों के जुड़ने की बात आती है, तो हमेशा धन और सामाजिक ताकत ही निर्णायक भूमिका में क्यों आ जाते हैं? ये समाज की एक बहुत ही पुरानी व्यवस्था है। क्या समाज को भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है? क्या भावनाएं यथार्थ की इस कठोर जमीन पर हमेशा हमेशा हारने के लिए ही बनी है? इसे समझने के लिए हमें विवाह और समाज के बुनियादी ढांचे को समझना होगा। ये सिर्फ भावनाओं के हारने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि समाज नाम की ये जो संस्था है वो किस तरह से काम करती है। अच्छा। समाज हमेशा से संसाधनों की भाषा समझता है। विवाह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कभी भी सिर्फ दो दिलों के मिलने का नाम नहीं रहा है। हाँ, ये तो सच है। ये दो परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक समझौता होता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक ताना बाना मजबूत करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थिर माहौल बनाना होता है। मतलब जब कोई परिवार विवाह तय करता है, तो वो अनजाने में ही भावनाओं से ज्यादा इन्हीं व्यवहारिक चीजों को प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल। अमर का आदर्शवाद और उसका प्रेम अपनी जगह बिल्कुल पवित्र था, लेकिन समाज की नजर में वो एक सुरक्षित निवेश नहीं था। सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं था। वाओ, ये तो बहुत कठोर सच्चाई है। हाँ, समाज भावनाओं की भाषा नहीं बोलता, वो उपयोगिता की भाषा बोलता है। और जब प्रतियोगिता एक तरफ शुद्ध भावनाओं और दूसरी तरफ आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के बीच होती है ना, तो समाज हमेशा सुरक्षा को ही चुनता है। तो एक तरह से समाज की इस पूरी मशीनरी में बिना धन या रुतबे वाला सच्चा प्रेम महज एक कमजोरी मान लिया जाता है। दुखद है, लेकिन यही यथार्थ है। और जब समाज की ये अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत दीवार सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो सुमित्रा एक ऐसे भयानक दोहराहे पर आ खड़ी होती है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने जैसा है जहां हर कदम पर सिर्फ दर्द है। उसके सामने दो बिल्कुल स्पष्ट विकल्प होते हैं। पहला विकल्प अपने प्रेम को चुनना, अमर के साथ भाग जाना और समाज की परवाह न करना। हाँ, और दूसरा विकल्प अपने परिवार के सम्मान, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और कर्तव्य की खातिर अपने दिल की सबसे गहरी इच्छाओं का गला घोट देना। और वो दूसरा रास्ता चुनती है। जी,
सुमित्रा परिवार को चुनती है। लेकिन यहाँ ना मैं इस बात का विरोध करना चाहूंगी। इस कहानी में उसे त्याग की मूर्ति कहा गया है, लेकिन क्या ये सचमुच त्याग है? आप इसे कैसे देखती हैं? क्या इसे प्रेम की हार या उसका कमजोर पड़ जाना नहीं माना जाना चाहिए? मेरा मतलब है, अगर प्यार इतना ही सच्चा था तो उसने बगावत क्यों नहीं की? ये सवाल बहुत गहरा है। क्या समाज के डर से घुटने टेक देने को सिर्फ त्याग का नाम देकर उसे महिमा मंडित नहीं किया जा रहा है? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है और आधुनिक नजरिए से देखने पर यह सीधा सीधा एक हार या कायरता लग सकती है ना? आजकल तो लोग लड़ जाते हैं। बिल्कुल। आज के दौर में हम बगावत को, समाज से लड़ जाने को ही प्रेम की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। लेकिन अगर हम सुमित्रा के फैसले की मनोवैज्ञानिक गहराई में जाएं तो ये कमजोरी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कैसे? इसे समझने के लिए हमें अहंकार और प्रेम के बीच के फर्क को समझना होगा। अहंकार और प्रेम? लेकिन सुमित्रा तो अमर से प्यार करती थी, इसमें अहंकार कहाँ से आ गया? देखिए, जब कोई इंसान किसी चीज को हर हाल में किसी भी कीमत पर पाने की जिद करता है ना, तो उसमें अक्सर एक बहुत ही सूक्ष्म अहंकार छिपा होता है। सूक्ष्म अहंकार मतलब? वो सोचता है कि मुझे मेरी खुशी चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, चाहे इसकी कीमत कोई भी चुकाए। ओह, मतलब अगर सुमित्रा बगावत करती, अमर के साथ चली जाती, तो उसे अपना प्यार तो मिल जाता, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा विध्वंस होता। बिल्कुल। उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता, उनके सम्मान की धज्जियां उड़ जाती। सुमित्रा का प्रेम इस मैं और मेरा की भावना से बहुत ऊपर उठ चुका था। मतलब उसने बहुत ही सचेत रूप से ये देखा कि उसकी एक खुशी की कीमत कितने लोगों के आंसुओं से चुकाई जाएगी। जी हाँ, उसने अपने निजी सुख को दूसरों के सम्मान के सामने छोटा मान लिया। ये कोई डर कर किया गया समझौता नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बलिदान था। अपनी सबसे प्रिय चीज को, अपने जीवन के इकलौते सपने को दूसरों की खातिर स्वेच्छा से खत्म कर देना। इसके लिए बहुत बड़े नैतिक साहस और मनोवैज्ञानिक दृढ़ता की जरूरत होती है। डरपोक इंसान भाग सकता है, लेकिन एक निस्वार्थ इंसान ही अपनी आहुति दे सकता है। इसीलिए उसे त्याग की मूर्ति कहा गया है। हाँ, ये नजरिया वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम खोल देता है। अगर बगावत करने में अहंकार की संतुष्टि है, तो उस अहंकार को मारकर सब कुछ सह लेना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति की मांग करता है। बिल्कुल। और इसी त्याग के साथ कहानी अपने सबसे भावुक और दार्शनिक मोड़ पर पहुंचती है। विवाह का दिन? हाँ, इसी दिन को प्रेम की वेदी कहा गया है। वेदी यानी वो जगह जहाँ किसी बहुत ही पवित्र चीज की आहुति दी जाती है। कहानी का वो दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सुमित्रा के विवाह के दिन अमर दूर खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं। हाँ, आंखों में आंसू हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके दिल में कोई शिकायत नहीं है। यही इस कहानी का सार है। सुमित्रा हमेशा के लिए किसी और की हो जाती है, वे दोनों कभी एक नहीं हो पाते, पर कहानी ये स्थापित करती है कि उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो किसी सांसारिक रिश्ते में नहीं बन पाता, पर एक भावना बनकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बिल्कुल। और अमर का वो शांत खड़े रहना ही इस पूरी रचना का सबसे बड़ा दार्शनिक शिखर है। लेकिन एक इंसान इस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? मतलब ये मानवीय स्वभाव के बिल्कुल उलट लगता है मुझे। कैसे? हम तो छोटी छोटी चीजें छिन जाने पर जीवन भर शिकायत करते रहते हैं। यहाँ अमर की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया लुट रही है और उसे कोई शिकायत नहीं है। ये एक बहुत ऊंचा आध्यात्मिक स्तर है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी खूबसूरत पहाड़ को देखना। अगर किसी को उस पहाड़ की खूबसूरती से सच में प्यार है, उसका आनंद लेना है, तो उसे उस पहाड़ के कागजात अपने नाम करवाने की जरूरत नहीं होती है ना। बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है ये। वो दूर से भी उसे देखकर उतना ही सुकून पा सकता है। लेकिन ये तो हुई एक दार्शनिक बात। असल जिंदगी में इतनी गहरी पीड़ा के बीच एक इंसान का दिमाग बिना किसी शिकायत के इस चीज को कैसे स्वीकार कर लेता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? आपने जो पहाड़ और कागजात का उदाहरण दिया ना, वो बहुत ही शानदार और सटीक है। अमर का बिना शिकायत वाले स्तर तक पहुंचना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये प्रेम के सबसे उच्चतम आध्यात्मिक स्तर का अनुभव था। आध्यात्मिक स्तर? हाँ। इसकी प्रक्रिया को अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझें तो ये अधिकार की भावना के पूरी तरह से खत्म हो जाने की अवस्था है। मतलब सेंस ऑफ ओनरशिप का खत्म हो जाना। बिल्कुल। जब तक कोई इंसान प्रेम को एक वस्ती मानता है,
जिसे हासिल करना है, जिस पर मोहर लगानी है, तब तक उसे खोने का डर और न मिलने की शिकायत हमेशा बनी रहेगी। हाँ, क्योंकि वो उसे एक प्रॉपर्टी समझ रहा है। लेकिन अमर इस बात को गहराई से समझ चुका था कि सुमित्रा का वजूद, उसकी खुशी, अमर की अपनी इच्छाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। अमर ने देखा कि सुमित्रा ने अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और अगर अमर वहां शिकायत करता या हंगामा करता तो वो सुमित्रा के उस महान त्याग का अपमान होता। मतलब अमर को ये गहरा एहसास हो गया था कि सच्चा प्रेम सिर्फ चीजों या इंसानों को भौतिक रूप से पा लेने में नहीं है, बल्कि उन्हें उनके हाल में, उनकी गरिमा के साथ छोड़ देने में भी है। एकदम सही। जब प्रेम में से पाने की इच्छा शून्य हो जाती है ना, तो शिकायत की कोई जगह ही नहीं बचती, सिर्फ एक शुद्ध भावना रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका रिश्ता टूटा नहीं, बल्कि वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां उसे टूटने का डर ही खत्म हो गया। जी, वो डर से परे जा चुके थे। वे भौतिक रूप से, शारीरिक और सामाजिक रूप से भले ही हमेशा के लिए अलग हो गए, लेकिन वैचारिक और आध्यात्मिक रूप से वे एक ऐसे स्तर पर जुड़ गए जहां से उन्हें कोई भी समाज, कोई भी नियम अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल। संसारिक रिश्ते तो रोजमर्रा की जिंदगी के बोझ तले टूट भी सकते हैं, लेकिन जो भावनाएं किसी अधिकार के मोहताज नहीं होती, वे सच में अमर हो जाती हैं। बिल्कुल सटीक विश्लेषण। और यही इस पूरी रचना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हाँ, कहानी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इस दर्शन को सामने रखती है कि सच्चा प्रेम वही है जो अपने लिए नहीं, दूसरे की खुशी के लिए जिया जाए। सुमित्रा ने अपने परिवार की खुशी और सम्मान के लिए अपना प्रेम त्यागा, और अमर ने सुमित्रा के उस फैसले का, उसकी गरिमा का पूरा सम्मान करते हुए अपनी इच्छाओं की आहुति दे दी। दोनों ने ही एक दूसरे पर कोई अधिकार नहीं जमाया, कोई जिद नहीं की। दोनों ने एक दूसरे से जुड़े लोगों और बड़े नैतिक मूल्यों के लिए अपनी अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। ये एक ऐसा प्रेम है जो स्वार्थ की जमीन पर नहीं, बल्कि त्याग के आसमान में सांस लेता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये प्रेम की वेदी है। ये वाकई बहुत ही गहरा और रूह को झकझोर देने वाला दर्शन है। आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि प्रेम की वेदी का ये संदेश कितना शक्तिशाली है। बहुत प्रासंगिक भी है आज के समय में। बिल्कुल, आज के इस दौर में जहां हर तरफ ये शोर है कि प्यार का मतलब सब कुछ हासिल कर लेना है, अपने लिए सब कुछ पा लेना है, अमर और सुमित्रा की ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ, ये बताती है कि कभी-कभी प्यार का असली मतलब ही सब कुछ लुटा देना होता है। भौतिक रूप से अलग होकर भी आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए एक रहा जा सकता है। ये विचार आज के उस समाज के लिए एक दर्पण है जो भावनाओं को भी सिर्फ एक सौदे की तरह देखता है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि अमर और सुमित्रा की ये कहानी समय के बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। ये हर युग में प्रासंगिक रहेगी। बिल्कुल रहेगी। ये हर इंसान को रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में रिश्तों को, प्रेम को किस पैमाने पर तोला जा रहा है। क्या सिर्फ हासिल करने की होड़ मची है, या फिर कुछ बहुत कीमती चीज को खोने और त्याग करने का साहस भी भीतर मौजूद है? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और जो श्रोता आज की इस लंबी और गहन चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ने का समय आ गया है। जी। एक ऐसा विचार जिस पर श्रोता खुद मनन कर सके। इस विचार पर अकेले में शांति से गौर किया जा सकता है कि अगर सच्चे प्रेम की असली पहचान, उसकी सबसे बड़ी गहराई केवल त्याग करने और बिना शिकायत किए खो देने में ही छिपी है, तो क्या वो प्रेम जिसने जिंदगी में कभी कोई बड़ा संघर्ष नहीं देखा, हाँ, जिसने कभी अलग होने की उस असहनीय पीड़ा को महसूस ही नहीं किया, क्या वो कभी अपनी पूरी गहराई तक पहुंच पाता है? बहुत गहरा सवाल है। या फिर वो बिना किसी परीक्षा के हमेशा एक उथली सतह पर ही अधूरा रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा। बिल्कुल, इसका जवाब बाहर नहीं मिलेगा। आज अपना कीमती समय निकालने और बुक बातें की इस बहुत ही खूबसूरत, मार्मिक और गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यह चर्चा आपके विचारों को एक नई दिशा देने में सफल रही होगी। अगर ये गहन चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और इस आखिरी सवाल पर अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जी, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। और हाँ, ऐसे ही और बेहतरीन, ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक कंटेंट के लिए बुक बातें से लगातार जुड़े रहें, यानी ट्यून इन करते रहें।
हमारी अगली गहन चर्चा का ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार। नमस्कार।